Hello everyone, my name is Jitendra Kumar, Faculty of Civil Engineering and welcome to the YouTube channel of Engineering College Bardmer. So students, हमने हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी का इंट्रोडक्शन। हम क्या पढ़ रहे थे? डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी, ये किनेमेटिक बोल दीजिए आप। तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी जिसको डीके से डिनोट करते हैं, दो टाइप के स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग आती है, जिसमें एक तो हमारे पास पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर रहती है, ठीक है। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कौन से थे? दो, पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर एंड सेकंड वन थी हमारे पास रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर। थोड़ा सा रनिंग हैंड राइटिंग में लिख रहा हूँ फास्ट समझने के लिए, ठीक है। पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर में आपको पता है, अगेन इसमें क्या बोलते थे, इसको ट्रसेस कह देते थे हम, या आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर कह देते थे। और रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर थी, उन्हें हम क्या कह देते थे? फ्रेम्स कह देते थे, जिसके अंदर हमारे पास 2D ट्रस और 3D ट्रस होता था। और वैसे ही यहाँ पर 2D फ्रेम्स एंड 3D फ्रेम्स आते थे, जिन्हें हमने साथ में क्या नाम दे दिया यहाँ पर? स्पेस फ्रेम्स का और नाम दे दिया। जब मैं इनके लिए डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी का फॉर्मूला लिखने लगा, तो उसकी वैल्यू देखिए मेरे पास कितनी कितनी होगी। 2D ट्रस की बात की तो फॉर्मूला क्या बना? 2J माइनस आर ई, क्योंकि एक जॉइंट पर दो फ्री मूवमेंट हो सकते हैं, फ्री डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया एक जॉइंट के ऊपर ट्रस के केस में, और नंबर ऑफ रिएक्शन जो एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन थे उसको माइनस कर दिया। इसी तरह 3D ट्रस के अंदर 3J माइनस आर ई हो गया, क्योंकि उसके अंदर एक ट्रस के ऊपर, एक जॉइंट के ऊपर तीन डिस्प्लेसमेंट आ सकते हैं, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जी। तो एक जॉइंट से तीन को मल्टीप्लाई करके उसमें नंबर ऑफ जो रिस्ट्रेन थे उनको माइनस कर दिया। फ्रेम्स की अगर बात करूं तो फ्रेम्स में मेरे पास क्या हो जाता था कि 2D के केस में ही मेरे पास यहाँ पर एक जॉइंट पर तीन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ जाते थे, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड रोटेशन अलोंग दी जी डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो इसलिए 3J माइनस आर ई करना पड़ता था इस तरह से। और यहाँ पर हमारे को फाइनल वैल्यू स्पेस फ्रेम के लिए कितनी आ जाती थी? 6J माइनस आर ई। तो ये तो थे बेसिक फॉर्मूला, यानी कि इंट्रोडक्शन टू आर काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। लेकिन क्या हो अगर मेरे पास कुछ स्पेशल केस भी आ जाए? ठीक है, स्पेशल केस जब आएंगे तब आपको क्या होगा, उस क्वेश्चन के अंदर डिनोट किया होगा। उससे पहले मैं आपको एक 2D फ्रेम्स के ऊपर एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं यहाँ पर काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के लिए। हम किसकी बात कर रहे हैं? 2D फ्रेम्स के ऊपर काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी का एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। पोर्टल फ्रेम का करेंगे, सिंगल स्टोरी सिंगल बे के लिए। याद होगा ना आपको किसे बोलते हैं सिंगल स्टोरी सिंगल बे। एक काम करते हैं, यहाँ थोड़ी सपोर्ट चेंज कर देते हैं, ठीक है। लोडिंग कंडीशन कुछ भी यहाँ पर दी रखी होगी। उसके बाद हमें क्या करना है? डीके की वैल्यू निकालनी है, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। आपको पता है फॉर्मूला क्या आता था? यहाँ पर 2D फ्रेम्स है तो 3J माइनस आर ई आता है। नंबर ऑफ जॉइंट यहाँ पर कैलकुलेट करो। जॉइंट कितने आपको दिखाई दे रहे हैं? 4 हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। उसमें से आप क्या माइनस करोगे? नंबर ऑफ रिएक्शंस को माइनस करोगे। नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी आ सकती है यहाँ पर? देखो 1 2 एंड 3, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट क्या आ जाएगा? और यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 1। तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी? 4। तो फाइनल वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। फाइनल वैल्यू मेरे पास डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कौन सी आ जाएगी? 8। अगर आपको सेपरेट जो एक जॉइंट की, हर जॉइंट की सेपरेट लिखनी हो, क्या करना हो आपको? हर जॉइंट की सेपरेट इंडिटरमिनेसी बतानी, तो कौन कौन सी लिखोगे? डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, थीटा जी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, थीटा जी। और यहाँ क्या क्या आएगा? डेल्टा एक्स एंड थीटा जी। यहाँ पर सपोर्ट पर भी थीटा जी की वैल्यू को इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि हम बात कर रहे हैं फ्रेम्स की। फ्रेम्स के अंदर क्योंकि इस तरह का बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो सकता है, रोटेशन जनरेट हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने रोटेशन को इसमें इंक्लूड कर दिया। डीके का चाहे आप इस फॉर्मूला से फाइनल वैल्यू निकालो, यानी कि काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की, या फिर आप इस तरह से सेपरेट नंबर भी काउंट कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था आपके पास सिंपल से एक पोर्टल फ्रेम का, कि किस तरह से उसके अंदर आप काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूं स्पेशल केसेस, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे स्पेशल केसेस फॉर कैलकुलेशन ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। इसमें जो केस 1 है मेरा, ठीक है, केस 1 की बात करूंगा। केस 1 है, देखो मेरा, अगर मेरा मेंबर कैसा हो, क्योंकि हम सिर्फ जॉइंट के ऊपर तो काम नहीं चला सकते,
ठीक है, स्ट्रक्चर में मेंबर का टाइप चेंज होगा तो उसके अंदर मेरी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी में कुछ तो चेंज आना चाहिए, क्योंकि अगर मेंबर स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के अंदर इतना चेंज ला रहा था एक्सटर्नल और इंटरनल की हेल्प से, तो जो मेंबर फोर्सेस थे मेंबर के अंदर ही तो आ रहे थे, तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी में कुछ तो होना चाहिए ना, ऐसे बिल्कुल तो खाली काम नहीं चलेगा। तो मेंबर अगर क्या हो मेरे एक्सियली रिजिड, ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा हो मिलेगा तभी यूटिलाइज करना है, ऐसे नहीं करोगे, ठीक है। जब तक ये क्वेश्चन के अंदर लिखा नहीं मिलेगा तब तक आप इसे यूटिलाइज नहीं करोगे, ये आपको पहले वार्न करके बता रहा हूं, मैं वार्निंग दे रहा हूं। मेंबर क्या हो मेरे एक्सियली रिजिड, या फिर क्या लिखा हो इस तरह से इनएक्सटेंसिबल। आपको क्वेश्चन के अंदर ये चीज लिखी होनी बहुत जरूरी है। तो आप क्या करोगे, जो हमारा फॉर्मूला था डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी का, उसमें आप क्या करोगे, जैसे मैं फ्रेम्स की बात कर रहा हूं सिर्फ अभी, ठीक है, 2D फ्रेम्स के लिए, तो फॉर्मूला क्या था मेरा 3J माइनस आर ई, ठीक है, 3J माइनस आर ई। तो जैसे ही मेरे पास मेंबर m, नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं m, उसमें से आपको क्या करने पड़ेंगे, माइनस m करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला जो नेक्स्ट अब थोड़ा सा अपडेटेड फॉर्मूला हमारे पास डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी का 2D फ्रेम्स के लिए बन के आ जाएगा, वो क्या रहेगा 3J माइनस आर ई माइनस एम, जहां पर वेयर J is number of joints, R is number of reaction, कौन सी रिएक्शन, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस, या फिर जिनको आप रिस्ट्रेन्स भी कह सकते हो, ठीक है। रिस्ट्रेन नहीं है तभी तो मोशन है, तभी तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी है, रिस्ट्रेन आ जाए तो नहीं है। जैसे कि हमने हमारे फिक्स बीम के केस में देखा था, वो काइनेमेटिकली डिटर्मिनेट हो जाती है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट नहीं कह रहा हूँ, काइनेमेटिकली डिटर्मिनेट। जो हमने इस तरह से फिक्स बीम की थी ना, ये वाली जिसके डीके की वैल्यू 0 निकाली थी, इसका अदर नेम आप क्या बोल सकते हो, दिस बीम इज काइनेमेटिकली डिटर्मिनेट, ठीक है। तो अब आप जो वर्ड है ना डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट होता है, उसको सिंपली नहीं बोल सकते हो कि मेरी सिंपली सपोर्टेड बीम है वो डिटर्मिनेट होती है। सिंपली सपोर्टेड बीम कैसी है मेरी, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम है, ठीक है, स्टैटिकल डिटर्मिनेट। और फिक्स बीम कैसी है मेरी, काइनेमेटिकली डिटर्मिनेट बीम है। तो डिटर्मिनेट जो आधा अधूरा बोलते हो उसकी जगह फुल आपको वर्ड यूज करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आर ई हो गया, और एम क्या है, नंबर ऑफ एक्सियली रिजिड या फिर इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स, ठीक है। 3D का केस भी यही हो जाएगा, 6J माइनस आर ई माइनस एम। तो अब जो नंबर ऑफ एक्सियली रिजिड मेंबर है उसके लिए तो चेंज इतना ज्यादा नहीं होने वाला, लेकिन ये माइनस क्यों किया एम का हमने, ठीक है, ये एम माइनस ही क्यों किया, प्लस क्यों नहीं किया। आर ई का तो हमें पता है कि आर ई को हमने नेगेटिव साइन लगाकर इसमें क्यों डाला हुआ है, लेकिन एम को माइनस क्यों किया, तो चलिए उसे समझते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर। अगेन इसको मैं समझाऊंगा आपको एक पोर्टल फ्रेम के एग्जांपल से। दिस इज माय पोर्टल फ्रेम, राइट। और सपोर्ट कंडीशन लेते हैं, चलो दोनों साइड फिक्स ही ले लेते हैं एक बार, ठीक है, समझने के लिए, ताकि थोड़ा इजी हो जाए। अगर इस बीम की, इस फ्रेम की मुझे डिफ्लेक्टेड शेप बनानी होती, तो चलिए बताइए मुझे डिफ्लेक्टेड शेप किस तरह से बनती, कुछ इस तरह से, राइट। कैसी डिफ्लेक्टेड शेप आती, कुछ ऐसी ना, थोड़ा सा और हम चेंज कर देते हैं, ओके। चलिए अब समझिए इसे, तो डिफ्लेक्टेड शेप मेरी कुछ इस तरह से आ सकती थी। इस डिफ्लेक्टेड शेप के अंदर यहां देखिए आप क्या क्या मोशन थे, अगर मैं इन जॉइंट्स को नाम दूं ए बी सी एंड डी,
डिस्प्लेसमेंट देखिए मेरे पास क्या क्या आ सकते थे। ए जॉइंट पर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जी, ठीक है। यहां पर भी क्या आता, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, 2D केस पढ़ रहे हैं हम, डेल्टा जी नहीं आएगा, क्या आएगा, थीटा जी आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ क्या आता, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड थीटा जी। यहाँ तो दोनों केस में क्या हो जाता है, सब कुछ जीरो हो जाता है, ठीक है, तीनों की वैल्यू क्या आती है, जीरो। ओके, तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की वैल्यू मेरे पास डीके की वैल्यू यहाँ देखिए कितनी आती, 6, ठीक है। पहले कितनी आती, 6, मैंने सिंपली कैलकुलेट करके बताया, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, 3j माइनस आर ई, ज्वाइंट कितने हैं, 4, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, आर ई कितने, 6, 3 रिएक्शन यहाँ से, ठीक है। अब तो आपको याद हो ही गया होगा नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी किस जॉइंट पर आती हैं, ठीक है, 3 3 यहाँ से होगी 6, तो 12 में से 6 क्या, 6, इसलिए मैंने डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर लिख के दिखा दी थी आपको। ओके, तो ये डीके की वैल्यू तो होगी 6, सिंपली हम कैलकुलेट भी करें, दिख भी रही है कहाँ कहाँ 6 है। अब मैंने क्या बोल दिया कि मेंबर क्या है मेरे, स्पेशल कंडीशन दे दी मैंने, मेंबर क्या है मेरे, एक्सियली रिजिड है। क्या बोल दिया, मेरे मेंबर हैं एक्सियली रिजिड। तो यहां देखिए थोड़ा सा आप, एक तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या आ रहा था, ये एक्स यहां से आ रहा था, डेल्टा एक्स, ठीक है, और डेल्टा एक्स यहां से भी आ रहा था, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू सेम होना जरूरी तो नहीं है, क्योंकि कंप्रेशन टेंशन कुछ भी लग रहा हो तो मेंबर इनएक्सटेंसिबल नहीं बोला हुआ था पहले। पहले क्या बोला हुआ था, मेंबर इनएक्सटेंसिबल, यानी कि एक्सियली रिजिड, यानी कि जो कि कंप्रेशन या टेंशन लगाने पे बड़ा छोटा नहीं हो सकता, उसके बारे में कुछ नहीं बोला हुआ था, यानी कि वो मेंबर बड़ा या छोटा हो सकता था। तो जो फोर्स लग रहा था उसकी वजह से यहाँ आने वाला डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स और यहाँ आने वाला डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, उनकी वैल्यू सेम हो ये जरूरी नहीं, लेकिन अभी बोल दिया कि मेंबर इनएक्सटेंसिबल है, वो बढ़ नहीं सकता, ठीक है, वो मेंबर बड़ा या छोटा नहीं हो सकता। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स मेरे पास आ रहा है, उसकी वजह से ये जो डेल्टा एक्स यहाँ चेंज आएगा और यहाँ जो डेल्टा एक्स डैश आएगा, दोनों की वैल्यू होगी इक्वल, क्योंकि जो मेंबर है पूरा का पूरा यहाँ पर ये इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा मेंबर ही शिफ्ट हो जाएगा, छोटा बड़ा तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसके बारे में बोल दिया दिस मेंबर इज एक्सियली रिजिड, यानी कि कंप्रेशन टेंशन एक्सियल फोर्स लगाने की वजह से उसकी खुद की लेंथ में तो चेंज नहीं आएगा। अब खुद की लेंथ में चेंज नहीं है तो यहाँ जितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ डेल्टा एक्स है उतना ही डेल्टा एक्स यहाँ आ गया, यानी कि इस डेल्टा एक्स और इस डेल्टा एक्स डैश की वैल्यू क्या होने वाली है, सेम। तो एक नंबर ऑफ इनडिटरमिनेसी तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो इस 6 में से एक को क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो क्या है, सेम। हमारे को काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी का मतलब क्या था, उसका फॉर्मूले में जब डेफिनेशन लगाई थी मैंने आपको क्या लिखवाई थी, इंडिपेंडेंट, ठीक है, क्या लिखवाया था आपको, इंडिपेंडेंट अनरिस्ट्रेन्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डीके यानी कि काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी का मतलब क्या बताया था आपको, इंडिपेंडेंट अनरिस्ट्रेन्ड डिस्प्लेसमेंट। एक चीज बताइए, ये डेल्टा एक्स डैश आया है, क्या ये इंडिपेंडेंट है, तो बाय डेफिनेशन दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट, इसलिए हमको ये डेल्टा एक्स एक तो माइनस करना पड़ेगा, तो 6 में से एक तो कर दिया माइनस, हो गए 5, ठीक है। अब यहां देखिए अगेन, थोड़ा कहीं क्लीन कर देते हैं हम, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ये वाला मैं इरेज कर रहा हूं थोड़ा सा। चलिए इसी में समझ लीजिए आप, इतना ज्यादा नहीं हुआ इस क्वेश्चन के अंदर। यहां देखिए, इसमें मैंने कुछ हॉरिजॉन्टल डेल्टा वाई भी दिखा रखा है, राइट, डेल्टा वाई मोशन दिखा रखा है ना, कि वो मेंबर कंप्रेस या टेंस हो सकता है, उसको कंप्रेशन या टेंशन की वजह से मेंबर का एक्सटेंशन भी तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि जब मैं, आपको याद हो इस तरह की बीम थी, फिक्स बीम थी, अगर एक्सियली रिजिड होती तो मेरे पास डेल्टा एक्स तो आ ही नहीं सकता था ना, डेल्टा एक्स कैसे आता मेरे पास, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैसे आता, तो बीम को तो इस तरह से मैंने फिक्स कर दिया। ये डेल्टा एक्स कब आएगा, जब मेंबर का साइज चेंज हो सकता है, यानी कि वो एक्सियली रिजिड नहीं है, लेकिन अब तो क्या बोल दिया, दिस मेंबर इज एक्सियली रिजिड इनएक्सटेंसिबल, स्पेसिफिकली ऐसे बोल दिया। तो ये जो हमारे पास डेल्टा वाई आ रहा था,
डेल्टा वाई क्यों आता मेरे पास? अगर डेल्टा वाई आने का रीजन होता, क्यों आता? ऊपर से पी फोर्स लगने की वजह से, ऊपर से कंप्रेशन लगने की वजह से आता, राइट? और तो कोई केस दिख नहीं रहा मेरे को, या फिर मैं उसको टेंस करने की कोशिश करता तब वो डेल्टा वाई बढ़ जाता। लेकिन हमारे केस में हमने क्या, कंप्रेशन लगा के इसे छोटा करने की कोशिश की है, कंप्रेस करने की कोशिश की है। तो डेल्टा वाई आना चाहिए, राइट? जिस तरह से यहाँ पर डेल्टा एक्स आ रहा था उसी तरह से डेल्टा वाई भी आना चाहिए। ये टेंशन का डेल्टा एक्स था, उस तरह से कंप्रेशन का डेल्टा वाई। लेकिन मेंबर क्या बोल दिया? एक्सियली रिजिड, इनएक्सटेंसिबल। ना तो बड़ा हो सकता है ना छोटा हो सकता है। तो एक चीज बताइए, क्या ये डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी? नहीं आ सकती ना। तो इन द केस ऑफ वर्टिकल मेंबर, इफ दे आर बीइंग कॉल्ड एक्सियली रिजिड, वर्टिकल मेंबर के केस में अगर उनको एक्सियली रिजिड कहा जाता है, तो डेल्टा एक्स की, डेल्टा वाई की वैल्यू यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उनमें नहीं आ सकता। तो कंप्रेशन कैसे लाओगे आप? ठीक है, ये वाला तो ले आ सकते थे, डेल्टा एक्स तो ला पा रहे थे इस जॉइंट के ऊपर, लेकिन कंप्रेशन कैसे लाओगे? तो डेल्टा वाई इस जॉइंट पर नहीं आएगा। उसी तरह से अगर इस जॉइंट पर नहीं आया तो इस जॉइंट पर भी नहीं आएगा। अब आपने और क्या कर दिए, -2 और कर दिया। तो फाइनल वैल्यू ऑफ डी के मेरे पास कितनी आई? 3। ये तो हमने इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन करके निकाली। लेकिन थोड़ी देर पहले आपको मैंने डीके का फॉर्मूला लिखा है, इंट्रोड्यूस कराया। क्या आया था? 3j माइनस आर ई माइनस एम, जिसमें m क्या था? नंबर ऑफ एक्सियली रिजिड मेंबर। एक्सियली रिजिड मेंबर आपको कितने बोले हैं? 3। ठीक है, तो अब क्या करोगे? 3j माइनस आर ई तो कितना आ रहा था इस तरह से, 3 इंटू 4 माइनस आर ई 6 माइनस m, नंबर ऑफ मेंबर गिनो कितने अब? 3। फाइनल वैल्यू चेक करो कितनी आ गई? 12 माइनस 9, 3 आ गई। तो यहां से वैल्यू क्या आई? 3। तो इस रीजन से मेंबर के एक्सियली रिजिड होने की वजह से उसमें जो इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट की जो कमी हुई है यहाँ पर, जैसे हॉरिजॉन्टल का डेल्टा एक्स डैश एट द अदर जॉइंट एंड वर्टिकल इन दी कॉलम, क्योंकि उनके अंदर भी कंप्रेशन की वजह से चेंज तो आ नहीं पा रहा। तो डेल्टा वाई एट दी बोथ दी कॉलम, यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर 3 है, तो 3 डिस्प्लेसमेंट की कमी हो गई। जहां इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट की कमी, वहां काइनेमेटिक इंडिपेंडेंसी की कमी। इसलिए यहाँ पर -m का यूज करना पड़ता है बजाय +m के। ठीक है, और आपने देखा 3 मेंबर से 3 कम हुए, इसलिए इस m को किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ, सिंपल m रखा हुआ है। जितने मेंबर उतने ही इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएंगे। ठीक है, तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास क्या बन के आ जाएगा डीके का? 3j माइनस आर ई माइनस एम, किसके लिए? 2D फ्रेम्स के लिए। ठीक है, किसके लिए? 2D फ्रेम्स के लिए। फ्रेम्स के लिए बात करें क्योंकि उसके अंदर एक्सियल रिजिड मेंबर वगैरह, सेपरेट एक्सटेंशन, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन्हीं की बात हम करते हैं। ठीक है, इसलिए फ्रेम के अंदर ये कंसिडरेशन होता है। नेक्स्ट है मेरे पास 3D फ्रेम्स, या फिर जिन्हें मैं क्या कह रहा था मेरे, स्पेस फ्रेम्स। स्पेस फ्रेम का फॉर्मूला क्या था हमारा डीके का? याद हो आपको? 6j माइनस आर ई। अब वहां पर आर ई था, अब नंबर ऑफ मेंबर, एक मेंबर तो एक ही जॉइंट को गायब करता है, इसलिए यहाँ पर 6j माइनस आर ई माइनस एम कर दोगे आप। ठीक है, सिंपली। तो ये तो हमारा केस था इफ वी आर एनकाउंटर्ड विद एक्सियली रिजिड मेंबर। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं सिंपल एग्जांपल्स के साथ, ज्यादा टफ नहीं बनाएंगे। तीनों अलग अलग सपोर्ट दिए ताकि नंबर ऑफ रिएक्शन काउंट करने में हमारे को आसानी हो। तो हमसे पूछा है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कितनी होगी इफ दी ऑल मेंबर आर एक्सियली रिजिड और इनएक्सटेंसिबल। ध्यान रखना कौन से मेंबर की बात की गई है, कौन से इनएक्सटेंसिबल है। जैसे मैंने तो यहाँ पर क्या बोला है, ऑल मेंबर्स की बात की हुई है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आता था डीके का? 2D फ्रेम है हमारे पास, क्या होता है इन दी गिवन 2D फ्रेम। तो डीके का फॉर्मूला मेरे पास, यानी कि काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी का फॉर्मूला क्या था? 3j माइनस आर ई माइनस एम। अब तक का फॉर्मूला जो हमने अपडेटेड फॉर्मूला डिराइव किया वो क्या है? 3j माइनस आर ई माइनस एम। नंबर ऑफ जॉइंट काउंट करो कितने हैं? 3 3 एंड 9। ठीक है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे। उसके बाद रिएक्शंस देखो कौन कौन सी आ रही हैं। एक रिएक्शन यहाँ से, एक यहाँ से, क्योंकि हिंज के ऊपर 2 आती हैं। उसके बाद रोलर के ऊपर 1 आती है, और गाइडेड रोलर के ऊपर कितनी आती हैं? 2 आती हैं। कौन कौन सी? एक मोमेंट की और एक वर्टिकल की। तो गाइडेड रोलर एक दराज की तरह सिर्फ एक की डायरेक्शन के अंदर ऐसे मोशन कर सकता है, ना उसमें मोमेंट आएगा ना ही उसमें, मतलब उसमें मोमेंट जनरेट होगा ना, तो उसमें रोटेशन होगा ना ही उसमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो इसकी वजह से 2 रिस्ट्रेन, 2 रिएक्शन आएंगी।
ये जो यहाँ पर मैं ब्लू से नीचे लिख रहा हूँ ये रिस्ट्रेन या फिर रिएक्शंस हैं, ठीक है। इनको फ्री मूवमेंट या फिर आप फ्रीडम मत पढ़ समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आर ई अगर मैं लिखता हूँ तो मेरे पास कितने हो जाएंगे 2 2 4 एंड 1 5, ठीक है। नंबर ऑफ जॉइंट आपने गिने थे ना कितने थे 1 2 3 6 एंड 3 9। और नंबर ऑफ मेंबर एक्सिलरी रिजिड मेंबर, क्योंकि ऑल मेंबर को बोला है सबकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 6 एंड 4 10, तो 10 को आपको माइनस करना पड़ेगा सिंपली। तो 27 माइनस 15 मेरे पास कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की वैल्यू इन दिस क्वेश्चन विल बी 12, ठीक है। जब भी मैं क्वेश्चन करता हूं तो आपको सिंपली पता है क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को पोज करो, कैलकुलेशन के हिसाब से अपनी वैल्यू निकालने की कोशिश करो और यहाँ से वेरीफाई कर लो, ठीक है। और अगर मेरे से भी कोई भूल चूक हो जाती है सिंपली कमेंट के अंदर पोस्ट कर दो ताकि हम उसको रेक्टिफाई कर सकें, ठीक है। चलिए, तो ये तो था केस 1, इफ द मेंबर गिवन आर इनएक्सटेंसिबल और एक्सियली रिजिड। केस नंबर 2 की बात करता हूं। अगर हमारे पास मेंबर के अंदर इंटरनल जॉइंट्स गिवन हो, ठीक है, इंटरनल जॉइंट्स गिवन इन मेंबर्स, या फिर हमारे को क्या दिए हो केस ऑफ रिलीज रिएक्शंस। सिंपली इसको मैं क्या बोल सकता हूं, द केस ऑफ रिलीज रिएक्शन, जो जिसको हम डिनोट करते थे आर आर से। तो इसके लिए फॉर्मूला देखो, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी का मेरे पास क्या बन के आ जाएगा, डीके का फॉर्मूला अब क्या बनेगा 2D फ्रेम और 3D फ्रेम्स के लिए, ठीक है। तो फॉर्मूला अब तक क्या था 3J माइनस आर ई माइनस एम, क्योंकि नंबर ऑफ जो मेंबर थे एक्सिलरी रिजिड मेंबर, वो क्या कर रहे थे उसमें से मेंबर के जितने मेंबर हैं उतने ही डिस्प्लेसमेंट आ रहे थे, इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट, उनको कम कर रहे थे वो। तो 3J माइनस आर ई माइनस एम हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अब ऐड क्या करना है, यहाँ पर एडिशन होगा, नया अपडेटेड फॉर्मूला प्लस करना है आर आर, यानी कि रिलीज रिएक्शन को आप क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, ठीक है। यहाँ देखिए 3J यहाँ 6J हो जाएगा, 3D केस है तो, क्योंकि एक जॉइंट के ऊपर 6 डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट आ सकता है। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन विल बी इन 6 डायरेक्शन, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जी, थीटा एक्स थीटा वाई थीटा जी, ठीक है। 6J माइनस आर ई माइनस एम प्लस आर आर, ठीक है। तो एक एग्जांपल करते हैं यहां पर हम, और इस पॉइंट के ऊपर मैंने क्या प्रोवाइड करा दिया आपको, इंटरनल हिंज प्रोवाइड करा दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ क्या प्रोवाइड कराया इंटरनल हिंज, इस तरह से। चलिए इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 2D केस है, 2D फ्रेम्स, 3D के मैं आपको एक बार क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूं। अगर आपको कोई डाउट आता है, अब सिंपली नोटबुक्स में से जितने भी आपके स्टैंडर्ड बुक्स हैं वहां देखिए, 3D के क्वेश्चन लगाइए। जनरली 3D के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझा दिया जाएगा, उसके लिए स्पेशल लेक्चर बना दिया जाएगा, ठीक है। तो 2D फ्रेम्स में यहाँ पर देखिए मेरे पास नंबर ऑफ रिएक्शंस, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ रिएक्शंस मेरे पास कितनी आ सकती है 3 एट द फिक्स सपोर्ट, ये क्या है रिस्ट्रेन्स और रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिस्ट्रेन के अंदर आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं कहां मैं रिस्ट्रेन बोलता हूं कहां डिस्प्लेसमेंट बोलता हूं। नंबर ऑफ रिएक्शंस यहाँ कितनी आ जाएंगी 2, नंबर ऑफ रिएक्शन अगेन फिक्स सपोर्ट है तो कितनी आ जाएंगी 3 आ जाएंगी, ठीक है। हिंज के ऊपर वैसे भी 2 होती हैं, फिक्स के ऊपर 3 होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से नंबर ऑफ रिएक्शन आ गई, फॉर्मूला लगाया हमने 2D के लिए, 3D को अब मैं इरेज कर रहा हूं, बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2D के लिए। अब फॉर्मूला लगाया, देखिए हमारे पास क्या है 3J रखना है नंबर ऑफ जॉइंट, तो कैलकुलेट किए तो कितने हो जाएंगे 3 3 6 एंड 3 9, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 9 से, उसके बाद रिएक्शंस कितनी आ रही है 8 आ रही है, ठीक है। 8 को माइनस कर दोगे, मेंबर काउंट करो, मेंबर कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 6 एंड 4 10, ठीक है। नंबर कितने हो गए 10। उसके बाद आपको एडिशन करना है रिलीज रिएक्शन का, किसका एडिशन करना है आपको रिलीज रिएक्शन का, क्योंकि रिएक्शन जो रिलीज होती है जैसे इंटरनल हिंज प्रोवाइड करा दिया वो एक्स्ट्रा रोटेशन देख कर जाता है, ठीक है।
एक्स्ट्रा रोटेशन देकर जाता है तो उनको ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको हमारा पिछला लेक्चर याद हो रिलीज रिएक्शन का, तो उसमें इंटरनल जो हिंज होता है उसके लिए फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, समेशन ऑफ एम डैश माइनस वन। क्या फॉर्मूला था हमारे पास, समेशन ऑफ एम डैश माइनस वन, जो कि एम डैश का मतलब होता था नंबर ऑफ मेंबर कनेक्टेड टू द इंटरनल हिंज। यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर कितने कनेक्टेड हैं, 4, तो यहाँ पर आप लिखोगे 4 टू दैट इंटरनल हिंज, उसमें से एक को माइनस करोगे तो रिलीज रिएक्शन की वैल्यू इन द 2D केस मेरे पास कितनी आ जाएगी, 3। यही अगर मेरे पास 3D केस होता, 2D केस के लिए इंटरनल हिंज है ये, अगर मेरे पास 3D केस होता तो क्या लिखते हैं आप, रिलीज रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती, एम डैश माइनस वन, और इसको मल्टीप्लाई करते 3 से, क्योंकि यहां पर तो एक ही मोमेंट रिलीज होता है एम जेड, लेकिन यहां पर कौन कौन से मोमेंट रिलीज हो रहे हैं, एम एक्स, एम वाई, एम जेड, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया है। 3 मोमेंट रिलीज तो 3 नए रोटेशन, इसलिए यहां पर 3 नई रिलीज रिएक्शन, इसलिए एक जॉइंट के ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है 3D केस में, और 2D केस में सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि एम डैश माइनस वन करके एक सपोर्ट पर एक ही। तो यहाँ पर हमारे पास रिलीज रिएक्शन देखो कितनी आ गई, 3 आ गई। तब टोटल कैलकुलेशन करूँ 27 प्लस 3 30, 30 में से 18 को माइनस करोगे तो डीके की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 12 आ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ भी 12 है, पिछले क्वेश्चन में भी 12 है, ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए सपोर्ट कंडीशन, एक्सटर्नल सपोर्ट कंडीशन वेरी कर गई है, चेंज कर गई है, तो उसके हिसाब से भी क्वेश्चन के आंसर सेपरेट आते हैं। दो क्वेश्चन की फाइनल वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, लेकिन उनके करने का प्रोसीजर और जो उनकी कैलकुलेशन थी वो अलग होगी। ठीक है, फॉर्मूला आपको समझ आ गया, तो ये है फाइनल अपडेटेड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी। अब आप सोच रहे होंगे, आपके पास एक जनरल डाउट मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है, एक बहुत कॉमन डाउट मैंने देखा है, जनरली इसको बारे में एक्सप्लेन नहीं किया जाता। चलिए बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, ठीक है। हमारे पास ये क्या है, थोड़ा चेंज कर देते हैं हम इसके अंदर, सपोर्ट कंडीशन थोड़ी तो अलग हो, राइट। तो ये मैंने बना दिया इधर, एक साइड तो फिक्स है, दूसरी साइड रोलर सपोर्ट दे दी, ठीक है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मेरे पास ऐसे दो फ्रेम बनाता हूं मैं, ओके, ये मूव नहीं कर पाया, ठीक है। मैं ऐसे दो फ्रेम आपको बनाता हूं, अभी कॉपी करने की कोशिश करते हैं इसे, ओके हो गया। चलिए अब दो फ्रेम में चेंज क्या है, बस इंटरनल हिंज का, ठीक है। किसका चेंज आ गया, इंटरनल हिंज का। अगेन काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी डीके की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, 3J माइनस आर ई माइनस एम प्लस आर आर, जहां पर एम नंबर ऑफ एक्सिलरी रिजिड मेंबर और आर आर क्या है, रिलीज रिएक्शन। जब तक नहीं बोला एक्सिलरी रिजिड तब तक आपको कैलकुलेट नहीं करना, तब तक इसकी वैल्यू जीरो मानकर चलनी है। लेकिन इस केस में मैं क्या बोल देता हूँ, एक्सिलरी रिजिड, ताकि चारों टर्म्स एक साथ यूज हो जाए, ठीक है। नंबर ऑफ जॉइंट देखो कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ भी कितने जॉइंट है, 1 2 3 4। इंटरनल हिंज वाले जॉइंट को भी आपको कैलकुलेट करना है। दिस जॉइंट इज ऑल्सो इंक्लूडेड, अगर ये यहां भी होता ना तब भी आपको इंक्लूड करना होता है ये जॉइंट, ठीक है। दिस जॉइंट आपको समझ आ ही गया होगा, लिख के देखने का फालतू टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। तो ये जॉइंट भी हमारा इंक्लूड किया जाएगा, चाहे मेंबर के कहीं भी किसी भी पोजीशन के ऊपर हो। तो नंबर ऑफ जॉइंट के लिए इंटरनल हिंज वगैरह जो भी नए सपोर्ट आपने दे रखी होगी बीच में इंटरनली, उसको ऐड करना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डीके का फॉर्मूला ये है, डीके की कैलकुलेशन करते हैं दी बोथ केस। नंबर ऑफ जॉइंट तो आपको कितने दिख रहे हैं, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद रिलीज हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्शंस, तो रिएक्शन आपको पता है फिक्स है, तो कितनी आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और मोमेंट की हमारे पास 3, यहाँ से सिर्फ एक ही आ जाएगी वर्टिकल की, यहाँ से एक हो जाएगी। नंबर ऑफ रिएक्शन मेरे पास कितनी हो जाएंगी, टोटल 4, ठीक है। नंबर ऑफ रिएक्शन आई हैव इज टोटल 4, क्योंकि मैंने बोल दिया ऑल द मेंबर आर एक्सियली रिजिड, 3 3 मेंबर हैं दोनों के अंदर, तो -3 कर दिया। उसके बाद रिलीज रिएक्शन यहाँ पर 0 है,
यहाँ पर चेंज क्या आ जाएगा डीके में, यहाँ देखिए क्या चेंज आएगा, रिलीज रिएक्शन कितनी हो जाएगी 1। कैसे? क्योंकि हमारे को फॉर्मूला पता है, अभी तक तो हमारे को फॉर्मूला पता है, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया अभी तक आपको कि 1 कैसे एक्स्ट्रा आ गई, लेकिन फॉर्मूला देखिए, रिलीज रिएक्शन का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ m डैश माइनस 1। अब आपने बोल दिया m डैश नंबर ऑफ मेंबर है 2, तो 2 को रखो, उसमें से 1 को माइनस करो, रिलीज रिएक्शन 1 आ गई तो 1 को ऐड कर दिया। यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है 12 में से आपको क्या करना है, 7 को माइनस 5 आ जाएगी, तो डीके की वैल्यू यहाँ से तो कितनी आ गई 5, ठीक है। लेकिन यहां से डीके की वैल्यू कितनी आ गई, 12 में से 7 गए 5 प्लस 1 6, यहां से डीके की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 6, यानी कि काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं, काउंट करते हैं कहां कहां पर कितनी कितनी आ रही है, ठीक है। चलिए कितनी आती है, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, थीटा जी, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, थीटा जी, राइट। उसके बाद डेल्टा यहाँ तो आएगी नहीं, यहाँ तो 0, और यहाँ कितनी आ जाएगी सिर्फ और सिर्फ डेल्टा एक्स। उसके बाद क्योंकि मेंबर एक्सियली रिजिड है, साथ में एक्सियली रिजिड वाला कंसेप्ट फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मेंबर एक्सियली रिजिड है तो डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स डैश की वैल्यू तो सेम आने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जो आप इस तरह से डिस्प्लेसमेंट दिखाओगे तो जितना डिस्प्लेसमेंट ये डेल्टा एक्स डैश आ रहा है उतना ही डेल्टा एक्स आएगा, इंडिपेंडेंट तो है नहीं, और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या बोलती है, हमें तो इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, तो डेल्टा एक्स तो एक्स डैश कट हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि हम इसे कंप्रेस कर नहीं सकते क्योंकि एक्सियली रिजिड है तो डेल्टा वाई भी कट हो जाएगा यहाँ पर। तो टोटल नंबर ऑफ मेरे पास जो रिएक्शन है वो कितनी होगी 1 2 3 4, एंड एक रोटेशन की यहाँ से, रोटेशन लिखना भूल गया, आपने बताया भी नहीं, ठीक है। रोटेशन की यहाँ से कितनी होगी 5, क्योंकि यहाँ पर रोटेशन की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। तो टोटल मेरे पास कितनी होगी 1 2 3 4 एंड 5। और आपने कुछ नोटिस किया होगा, जब मैंने इसका डिफ्लेक्टेड शेप बनाई तब ये जो सपोर्ट है यहाँ पर देखिए मेंबर बिल्कुल चिपका हुआ है, कोई चेंज नहीं है, उसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। लेकिन जैसे मैंने हिंज बनाया, अब पता है हिंज में तो थीटा जेड आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह से थीटा दिखाते हुए, थीटा जेड बनाते हुए मेंबर को डिफॉर्म किया है। तो जब कन्वेंशनल पेपर के अंदर, रिटर्न वाला पेपर होता है हमारा, उसके अंदर इस तरह से आप डिफॉर्मेशन दिखा रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, उसमें गलती नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए, हमारे नंबर ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी 5 आ गई, और कहाँ कहाँ कितनी है वो कैलकुलेट करके बता दी। चलिए तो इसे इरेज कर दूं मैं, चलिए अब यहां देखिए थोड़ा सा नोटिस करिए। तो बेसिकली ये कहना क्या चाह रहे थे, इस मेंबर के ऊपर क्या क्या आ रहा था मेरे पास, डेल्टा एक्स और थीटा जेड, राइट। इस मेंबर पर क्या आ रहा था, डेल्टा एक्स और थीटा जेड। इस मेंबर क्या आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ थीटा जेड या फिर डेल्टा एक्स, अगेन सेम, चेंज तो है नहीं, डेल्टा एक्स डैश बराबर डेल्टा एक्स, इसमें चेंज तो है नहीं। और उसके बाद यहाँ क्या आ रहा था, थीटा जी और डेल्टा एक्स, राइट। जिसमें से इसको तो हमें कैलकुलेशन के लिए काउंट नहीं करना था। तो अगर इंटरनल हिंज आ गया तो ये नया वाला डिस्प्लेसमेंट आया कहाँ, कहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि एक नंबर ऑफ एक जॉइंट के ऊपर हमें याद हो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन दी 2D केस कितने हो सकते हैं 3, ठीक है 3 हो सकते हैं, जिसमें डेल्टा वाई को तो हमने कंसिडर ही नहीं किया। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ये तो बोल रहा है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी 6 आनी चाहिए, अभी तो सिर्फ 5 है। तो चेंज कहाँ से आया, ठीक है। ये जो चेंज है वो एक्स्ट्रा जो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी इंट्रोड्यूस हो रही है वो कहाँ हो रही है, जो अब तक हमने पढ़ा है इसको भी कैलकुलेट नहीं करेंगे तो इसको 6 में मत गिन लेना, ठीक है। ये 5 ही है, ये 2 4 और ये 5 होगी, ठीक है। इनको ये कैलकुलेट करना है, जो ब्लू के अंदर जिसके ऊपर क्रॉस लगा रखा है, दिस इज नॉट कैलकुलेटेड इन आवर कैलकुलेशन। तो ये नया 6th वाले काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी आई कहाँ से है, तो उसके लिए अगेन वापस आइए बेसिक्स पर हमारे।
इससे बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब कराते हैं डिफॉर्मेशन। कैसी स्ट्रक्चर है? रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर। आइए बेसिक पर एक बार वापस। कैसी स्ट्रक्चर है? रिजिड जॉइंटेड। डिफ्लेक्टेड शेप बनाऊं? कुछ ऐसी बनती है, राइट? और रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर की खासियत क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर? कि जो इनके बीच में मेरे पास एंगल रहने वाला है बिफोर एंड आफ्टर द डिफॉर्मेशन, दैट इज गोइंग टू बी सेम फॉर दैट पर्टिकुलर जॉइंट, है ना? ये कहा जाता था ना कि दिस जॉइंट इज गोइंग टू बी सेम, इस केस इज रिजिड जॉइंटेड फॉर बिफोर एंड आफ्टर द डिफॉर्मेशन। यही तो मतलब था रिजिड जॉइंटेड का। लेकिन अब क्या हुआ? अब जैसे ही मैंने ऊपर इंटरनल हिंज यहां पर प्रोड्यूस कराया, तो मान लो पहले इधर आ रहा था 90 डिग्री, ठीक है? ये जो थीटा पहले आता था और यहाँ जो थीटा डैश था, रिजिड जॉइंटेड के केस में तो क्या हो जाता था? थीटा बराबर हो जाता था थीटा डैश के। लेकिन जैसे ही मैंने इंटरनल हिंज यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया, इस थीटा की वैल्यू थीटा डैश के बराबर नहीं होगी, ठीक है? पहले वाला जो थीटा आ रहा था अब थीटा डैश के बराबर नहीं आएगा। तो उसकी वजह से ये जो मोमेंट था, ठीक है, ये जो पॉइंट था बी, ठीक है, जो पॉइंट अब बी डिस्प्लेस होके यहाँ पर आ गया। थोड़ा सा आप इसको यहाँ समझा देता हूँ आपको मैं, ठीक है, इस तरह से। यहाँ देखिए इस तरह से भी डिस्प्लेस हो सकती है, डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ फोर्स कैसा लगा हो, ठीक है? तो पहले तो क्या हो रहा था, यहाँ पर 90 का 90 डिग्री रहने वाला था। ये जो अगर शुरू में 90 डिग्री है तो 90 का 90 डिग्री यानी रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर थी। लेकिन अब इनकी वैल्यू सेम नहीं रहने वाली। तो आपको इस तरह का डिफ्लेक्शन मैंने दिखाया। अगर पहले होता तो यहाँ पर ये जो थीटा का चेंज आने वाला था, ठीक है, इस बी पॉइंट के ऊपर ये जो थीटा का चेंज आने वाला था, थीटा बी सी अगर मैं इसको बोलूं और थीटा बी ए कह दूं इसको, तो थीटा बी ए और थीटा बी सी रहने वाला था बराबर इन द केस ऑफ रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर, ठीक है? इस थीटा बी ए और थीटा बी सी की वैल्यू होने वाली थी बराबर इन द केस ऑफ रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर। उसी की हम कैलकुलेशन करते हैं। ये जो कैलकुलेशन होती है ना थीटा जी वाली, वही होता है। वही तो देखना हमें चेंज कितना आया डिफ्लेक्शन के बाद, उसके अंदर चेंज कितना है वही तो देखते हैं। ये वाला चेंज, इसी को तो कैलकुलेट करते हैं, राइट? ये बीच वाला जॉइंट का मुझे क्या करना, वो कितना डिस्प्लेस हो रहा है, मुझे तो ये मेंबर कितना डिस्प्लेस होगा उसके अंदर थीटा कितना है उसी के चेंज करता हूँ। क्योंकि रिजिड जॉइंटेड के केस में ये थीटा बी सी और थीटा बी ए बराबर आ रहा था, ये एक तरह का इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं था। और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या बोलती है? आपको चाहिए इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या बोलती है बच्चों? आपको चाहिए इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है, इसलिए थीटा बी ए थीटा बी सी बराबर, इसको थीटा जी लेकर कैलकुलेशन में हम यहाँ पर रख लेते थे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर पिन लग गया, ये बीच वाला थीटा, ये बीच वाला रिजिड जॉइंट है, उसका एंगल चेंज होने वाला है। अब उसका एंगल चेंज होने वाला है, उसकी वजह से ये जो एंगल था और ये एंगल था, थीटा बी ए और थीटा बी सी आर नॉट गोइंग टू बी इक्वल इन द केस ऑफ इंटरनल हिंज। अब इंटरनल हिंज में इक्वल नहीं है तो हमारे पास एक जॉइंट की तरफ से एक्स्ट्रा यहाँ पर एक रोटेशन आ गया। कौन से वाला? पहले से थीटा बीसी को हम कैलकुलेट कर रहे थे, अब किसको लेना पड़ेगा? थीटा बीए को भी लेना पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आया है, इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट आया है, अनरिस्ट्रेन्ड इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट आया है, क्या आया है? थीटा बीए। उसको भी कैलकुलेशन किया, एक एक्स्ट्रा बढ़ गया, उसी की वजह से डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कितनी बढ़ी? एक एक्स्ट्रा बढ़ी है, ठीक है? तो अगर यहां पर मुझे लिखना हो फॉर कैलकुलेशन आर, फॉर आर कैलकुलेशन मुझे यहां पर लिखना हो, मेरे पास जैसे यहां तो क्या आ रहा था? थीटा जी डेल्टा एक्स। अब यहां पर मैं क्या क्या लिखूंगा? थीटा बी सी, थीटा बी ए एंड डेल्टा एक्स। तो तीन मेरे पास डिस्प्लेसमेंट यहां से,
चौथा यहाँ से और 2 यहाँ से, तो 4 5 और सॉरी 3 और 1 4 और 2 6। तो टोटल मेरे पास डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी यहाँ पर कितनी आ गई बच्चों? 6 आ गई। ठीक है, कितनी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी आई है बच्चों मेरे पास? 6 आ गई। और आपको समझ आया किस तरह से उस जॉइंट के ऊपर एक्स्ट्रा क्यों आई है? क्योंकि अगर हम कॉमन सेंस से सोचें तो हमारे को क्या दिखता है, भाई एक जॉइंट है उसके ऊपर तो 2D केस के अंदर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मैंने खुद ने बताया आपको कि 3 ही आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमें एक्स्ट्रा बता रहे हैं। एक्स्ट्रा कहाँ से आया? क्योंकि अब ये रिजिड जॉइंट नहीं रहा, रिजिड जॉइंट की वजह से इसमें इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट आ रहे हैं। ठीक है, रिजिड जॉइंट में तो इंडिपेंडेंट नहीं था, एक ही थीटा आ रहा था, अब इसमें इंडिपेंडेंट खुद का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। ये थीटा बीसी और थीटा बी ये अलग हो रहा है, तो इसको अकाउंट करना पड़ेगा। अकाउंट किया, इसलिए इसकी वैल्यू काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की वैल्यू की एक्स्ट्रा होगी। डीके की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? 6। तो ये था बच्चों हमारा काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। हालांकि चाहो तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी करा सकता हूं इनके ऊपर, जिनको आप लगाओगे आपको लगेगा वाह बहुत हम खुश हो गए। लेकिन मेरा सजेशन बच्चों ये है, आप यहाँ से बेसिक समझें और बेसिक के बाद क्वेश्चन आप खुद लगाएं। क्वेश्चन लगाएंगे, अगर आपको कोई डाउट आता है क्वेश्चन के अंदर तो आप पूछिए उसमें से। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर डाउट पूछेंगे, उसके बाद क्वेश्चन में डाउट होता है, अगर आपको बहुत सारे डाउट आते हैं फिर भी समझ नहीं आ रहा, फिर हम उसके लिए आपकी ऑन डिमांड स्पेशल लेक्चर अरेंज कर लेंगे इसके लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होप सो आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।